जय हिंद दोस्तों। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। चलिए आज के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो पहला पॉइंट्स है कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कल्याण संबंधी संसदीय समिति ने 18वीं लोकसभा को अपनी रिपोर्ट सौंपी। मतलब कि जो आपकी 18वीं लोकसभा है उसमें जो ओबीसी की संसदीय समिति बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो इस रिपोर्ट में ओबीसी से संबंधित क्रीमी लेयर की स्थिति को लेकर इस स्थिति से जुड़े मुद्दे की जांच की गई और क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ाने की सिफारिश की गई। ठीक है, मतलब कि जो रिपोर्ट सौंपी की गई तो उसमें अभी वर्तमान समय में ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उसकी क्या स्थिति है इसकी जांच की गई, और जो उनकी हमने आय स्थिति लगा रखी कि 8 लाख रुपए से अधिक जो कमाता है वो क्रीमी लेयर में आएगा, तो उस सीमा की बढ़ाने की सिफारिश की गई। चलिए आगे बढ़िए। अब क्रीमी लेयर के बारे में, क्रीमी लेयर क्या है? तो क्रीमी लेयर का विचार 1992 में इंदिरा साहनी मामले से उत्पन्न हुआ। ठीक है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी के संदर्भ में जजमेंट दिया था जिसमें ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। अब क्रीमी लेयर से क्या मतलब है? तो ओबीसी के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक उन्नत वर्ग, मतलब ओबीसी श्रेणी में ही जो सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नति कर चुके हैं उनका जो वर्ग होगा वो क्रीमी लेयर कहलाएगा। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिविल पदों पर क्रीमी लेयर को बाहर रखते हुए ओबीसी के 27% आरक्षण बरकरार रखा था। कि मतलब ये था कि जितने भी ओबीसी हैं अगर वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाते हैं तो उन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को उनको नहीं दिया जाएगा, उनको आरक्षण से बाहर रखा जाएगा। और जो नॉन क्रीमी लेयर वाले ओबीसी हैं उनको ही आरक्षण दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान था पहले। अब इस फैसले के बाद गठित रामनंदन प्रसाद समिति के आधार पर क्रीमी लेयर में दो श्रेणियां बनाई गई थी। ठीक है, अब कौन कौन सी दो श्रेणियां बनाई गई थी? पहली, वे लोग जिनके माता पिता किसी विशेष श्रेणी के सरकारी सेवा में हैं या थे, मतलब जैसे कि बी और ए और बी ग्रेड के जो केंद्रीय या राज्य सेवा में होते हैं वो। दूसरा था कि वे लोग जो निश्चित आय सीमा से अधिक कमाते हैं, जैसे 8 लाख था तो 8 लाख से अगर अधिक कमाते हैं तो वो क्रीमी लेयर माने जाएंगे। जैसे अगर विशेष श्रेणी में है जैसे कलेक्टर एसपी है तो वो आपके क्रीमी लेयर माने जाएंगे, या 8 लाख से अधिक कमाते हैं वो ना। अब देखिए वर्ष 2017 में आय की सीमा को बढ़ा करके 8 लाख रुपए, मतलब 2017 में इसको अपडेट करके 8 लाख रुपए किया गया था। अब समिति ने क्या क्या सिफारिश की है? ठीक है, तो समिति ने क्रीमी लेयर संबंधी मापदंड, अब देखिए क्रीमी लेयर संबंधी मापदंड में क्या क्या हुआ है कि उसने क्या देखा कि कुछ राज्यों में क्रीमी लेयर की स्थिति निर्धारण करने में आय और संपत्ति परीक्षण लागू करते समय एक समान मापदंड का पालन नहीं किया जाता है। ये संसदीय समिति ने देखा तो उसने सिफारिश क्या की? उसने कहा कि राज्यों को क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए एक समान नियम अपनाना चाहिए। दूसरा, उसने आपकी क्रीमी लेयर के आय की सीमा की समीक्षा ली तो उसने बोला कि क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए की जो मौजूदा आय सीमा कम है उसे ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाता है। कि मतलब 8 लाख रुपए से अगर अधिक कमा रहे हैं तो उनको 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, तो वो सिफारिश की है कि वो जो 8 लाख रुपए की जो सीमा है उसे बढ़ा दिया जाए ताकि और जो 8 लाख से अधिक कमाते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि नई विश्व व्यवस्था क्षेत्रीय और एजेंडा विशेष आधारित होगी। क्षेत्रीय मतलब कि क्षेत्र के कुछ देश मिलकर के बनाएंगे ऐसा संगठन, और विशेष एजेंडा मतलब कि एक विशेष उद्देश्य के लिए। तो चलिए, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन मतलब बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन की तैयारी में से जुड़ी बैठक में को संबोधित किया। और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्व व्यवस्था मल्टीलेटरिज्म मतलब बहुपक्षवाद, बहुपक्षवाद यानी जिसमें बहुत सारे देश का योग जुड़े होते हैं, ठीक है, से मिनीलेटरिज्म मतलब कि बहुपक्षवाद से ये मिनीलेटरी छोटा होता जा रहा है की ओर बढ़ रही है। ऐसे में बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय समूहों को अधिक महत्वाकांक्षी अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है ना, मतलब कि ये बता रहा है कि जो बड़े बड़े संगठन है वो अब उतनी भूमिका नहीं रह रही, अब छोटे संगठनों का महत्व बढ़ रहा है। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? तो सबसे पहले जानते हैं कि मिनीलेटरल्स क्या होता है। ठीक है ना, देखिए मिनीलेटरल्स ऐसे अनौपचारिक और लक्षित समूह होते हैं जिनमें आमतौर पर
3 या 4 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे संगठन जिसमें 3 या 4 सदस्य हैं, और ये किसी विशेष खतरे, आपात स्थिति या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए एक साथ आते हैं। मतलब इन उद्देश्य से ये बनाए जाते हैं, और कम समय में समाधान खोजने की मंशा रखते हैं। और जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें तो ब्रिक्स, जैसे ब्रिक्स में जब शुरू में ब्रिक्स बना तो 5 ही देश थे, जैसे ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ। और जैसे क्वाड, क्वाड में भी 4 ही देश है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, मिनीलेटरल्स है। अब बता रहा है कि ये एजेंडा विशेष मिनीलेटरल्स की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार कारक, मतलब कुल मिला के एजेंडा विशेष यानी विशेष उद्देश्य के लिए जो मिलिटरिज्म है, मतलब विशेष उद्देश्य के लिए जो छोटे संगठनों का निर्माण हो रहा है, उनकी भूमिका बढ़ रही है, उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। जैसे पहला बता रहा है कि मल्टीलेटरल यानी जो बहुपक्षीय संस्थाएं थी उनकी सीमाएं हैं। मतलब अगर बहुपक्षीय संस्था होंगी उनकी सीमाएं, क्या क्या सीमाएं हैं, कि जैसे बहुपक्षीय संस्थाएं जिसमें बहुत सारे देशों का योगदान है, बहुत सारे देश जुड़े, जैसे यूएनओ, यूएनओ में 193 देश, ठीक है ना। तो यूएनओ या जैसे विश्व व्यापार, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं में अलग अलग हित रखने वाले सदस्य देशों के बीच आम सहमति बन पाना मुश्किल है, जैसे यूएनओ में, ठीक है ना। अब यूएनओ में स्थायी, जितने भी स्थायी सदस्य हैं 5, उसमें बोला जाता है कि भारत को भी अब बनना चाहिए, क्योंकि भारत अब ऐसी स्थिति में आ गया है। लेकिन बार बार जब भी भारत के स्थायी सदस्य का प्रपोजल पारित करने की कोशिश करते हैं तो चाइना वीटो कर देता है। तो अब यहाँ पे चाइना का जो व्यक्तिगत हित है वो ये मल्टीलरिज्म या मल्टीलेटरल संस्थाओं को सीमित कर देता है, ठीक है। इसके विपरीत जो मिनी लेटरल्स होते हैं, जो छोटे संगठन होते हैं, उसमें कम देश शामिल होते हैं, और इससे तेजी से निर्णय लेने और क्रियान्वयन संभव हो पाता है। उदाहरण के लिए जब क्वाड ने कोविड-19 महामारी के दौरान वैक्सीन वितरण में तुरंत समन्वय दिखाया। उसके बाद है कि अगला जो जिम्मेदार कारक है वो है महाशक्तियों के बीच प्रतिद्वंदिता। मतलब जितनी भी महाशक्ति है उनमें एक दूसरे के बीच दुश्मनी का भाव आ रहा है, एक कंपटीशन का भाव आ रहा है, जैसे अमेरिका चाइना या अमेरिका रूस। तो देखिए, बढ़ते तनाव के कारण जो बड़े मल्टीलेटरल संगठन का संचालन बाधित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है उदाहरण के लिए जैसे डब्ल्यूटीओ का जो विवाद निवारण तंत्र था वो ठप पड़ा हुआ है। इससे राष्ट्र अब क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, मतलब आरसीईपी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप जैसे क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौतों को प्राथमिकता दे रहे हैं। अगला जो जिम्मेदार कारक है वो है नवीन और आपात चुनौती, जैसे जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा विषयों में बहुपक्षीय मंचों पर प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि अब जैसे यूएनओ में है तो अमेरिका बार बार बाहर निकल जाता है। आपका जैसे जलवायु परिवर्तन का मामला हो या फिर कार्बन टैक्स वाला मामला हो, जो भी हो, तो इस वाले में मतलब वो प्राथमिकता नहीं दी जाती है। इसके विपरीत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है जो इंडिया ने बनाया था, इंटरनेशनल सौर अलायंस, जैसे एजेंडा विशेष देश के लिए विशेष संगठन विशिष्ट विशेषज्ञता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग कर रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं कि लोकसभा ने तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पारित कर दिया। मतलब जो तट में जहाजों का जो आपका परिवहन होता है उससे संबंधित विधेयक को लोकसभा में पारित। अब इसके कुछ प्रावधानों पर नजर डालें तो देखिए, तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस। अब तटीय व्यापार के लिए लाइसेंस के क्या प्रावधान है, तो ये बोला गया कि यह भारतीय जहाजों को व्यापार के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। भारतीय जहाज को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हालांकि विदेशी जहाजों को नौवहन निर्देशालय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मतलब भारतीय जहाजों को लाइसेंस की जरूरत नहीं, विदेशी जहाजों को लाइसेंस। दूसरा प्रावधान है कि तटीय व्यापार से आशय, जो तट का व्यापार है उससे क्या आशय होगा कि भारत के एक स्थान या बंदरगाह से दूसरे स्थान या बंदरगाह तक समुद्र मार्ग से माल या यात्री का परिवहन है। मतलब आप एक जगह से दूसरे जाए लेकिन वो समुद्र के रास्ते से जाना चाहिए, तभी उसको हम तटीय परिवहन बोलेंगे। अगला है रणनीतिक योजना और डेटा संग्रहण। अब उसके डेटा, क्या रणनीति बनाना है, कैसा डेटा, तो ये क्या बोलता है कि विधेयक में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन रणनीति योजना, मतलब योजना भी बनाना होगा, और राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन का डेटाबेस बनाना अनिवार्य किया गया। मतलब आपको डेटाबेस भी तैयार करना पड़ेगा। राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत, अब ये क्या है, तो ये बताता है कि परिवहन रणनीति योजना को प्रत्येक 2 वर्ष में अपडेट करना होगा।
उसके बाद है परिवहन निदेशालय, ये डीजीएस के अधिकार बताता है। अब इसे क्या अधिकार है, तो बोलता है कि जो डीजीएस को सूचना प्राप्त करने, निर्देश जारी करने और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने जैसे अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है केंद्र सरकार का नियंत्रण। अब केंद्र सरकार का कितना नियंत्रण होगा, तो यह विधेयक केंद्र सरकार को नियमों में छूट देने और नियमों के अनुपालन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है, ताकि भारत में तटीय पोत परिवहन के संचालन को सुविधाजनक और प्रभावी बनाया जा सके। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।